गुड इवनिंग दोस्तों। चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक खूबसूरत टॉपिक आज फिर आपके साथ लेकर के उपस्थित हूं और उस खूबसूरत टॉपिक के अंदर आज हम जिस बिंदु को पढ़ेंगे वो होगा पर्यावरण का टॉपिक। पर्यावरण में एक बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ेंगे, जल। जल एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण के अंदर जिसमें से क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा आपके साथ। और एक बात बताऊं, कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा। टेट अकेले के लिए ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी बीएड जैसे परीक्षाओं को भी अगर आप सम्मिलित होते हैं तो वहां पर भी इनके सवाल देखने को अवश्य मिलेंगे। जिन बच्चों को इन्वायरमेंट स्टडी याद नहीं होती है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, उनके लिए भी जबरदस्त तरीके से लेक्चर में डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। क्लासेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। पीपीटी मैंने बनाया नहीं है, पूरा वीडियो को मैं पढ़ाऊंगा लिख करके ही। पीपीटी बनाया नहीं और राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट आई होप आप लोग देख पाएंगे और काम चला पाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार मैं चेक कर लूं। सब कुछ बेहतर है तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम बेटा है जल। क्या नाम है? जल। सबसे पहले अगर कोई कहे जल को एक वर्ड में डिफाइन करिए, बहरहाल ये सवाल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम एक टीचर हैं, कल के दिन अगर हमें मान लीजिएगा टीचर बन करके जाते और हमें पढ़ाना पड़ता है तो बेसिक बातें जो हमारे प्राइमरी स्टेजेस पर होती हैं उनको जानना जरूरी है। तो प्राइमरी स्टेज पर जो बेसिक चीज होती है, सबसे पहले ये समझ लेना, जल जो शुद्ध होता है, शुद्ध का मतलब है जो पानी साफ है, पीने योग्य है, उसमें किसी प्रकार की कोई चीजें मिलाई नहीं गई हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध जल बोलते हैं। अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल याद रखिएगा बेटा, ये रंगहीन होगा। रंगहीन का मतलब है इसमें किसी प्रकार का कोई रंग आपको नहीं दिखाई देगा, ना तो लाल होगा, ना तो हरा होगा, ना तो काला होगा, ना तो पीला होगा, बिल्कुल एक श्वेत रंग होगा, मतलब रंगहीन होगा। दूसरा स्वादहीन होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं पाया जाएगा, मतलब ना तो ये आपको मीठा लगेगा, ना तो ये आपको नमकीन लगेगा, ना तो ये आपको खट्टा लगेगा, ना तो ये आपका तीखा लगेगा, मीन्स स्वादहीन होगा। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, मतलब इसमें किसी प्रकार की आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगी देखने को। तो याद रखिएगा बेटा, एक जो शुद्ध जल होता है, जो बिल्कुल पीने योग्य जल होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाह्य चीजें नहीं मिलाई गई होती हैं, वह स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। अगली बात मैं बता दूं, पानी जो होता है बेटा उसका कोई आकार भी नहीं होता है। आकार का सेंस ये है, पानी की ना तो पानी गोल होता है, ना तो पानी तिकोना होता है, ना तो पानी चतुर्भुजा आकार का होता है। पानी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। हम इसको जिस तरीके के पात्र में रखते हैं सेम वो वही शेप बना लेता है। अगर मैंने इसको एक बॉटल में भर दिया तो बॉटल का शेप जैसा सेम वैसे दिखने लगेगा। अगर इसको मैंने किसी कटोरे में भरा तो कटोरे का शेप जो है सेम टाइप का इसका शेप बन जाएगा। किसी गिलास के अंदर स्टोर किया तो गिलास का जो शेप है सेम वैसे भी आपको दिखने लगेगा। तो सरल सी भाषा में आप कह सकते हो, पानी जो होता है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, वह बिना किसी आकार का होता है। अब समझ में आ गया। अगली बात मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा, पानी में अगर कोई रंग हम मिलाते हैं तो वह पानी उसी रंग पे को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी रंग में दिखाई पड़ने लगता है। जैसे भी कुछ समय पहले ही होली बीती, तो होली के दिनों में रंग खेलने के लिए आपने उसमें जिस टाइप का रंग पानी में डाला, पानी आपका वही रंग का हो गया।
मीन्स उस रंग को पानी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। पानी का कोई स्वाद नहीं है। पानी में अगर आप नमक डाल दोगे तो नमकीन हो जाएगा, पानी में अगर चीनी डाल दोगे तो मीठा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पानी में अगर कोई रंग, अगर कोई स्वाद अगर हम मिला रहे हैं तो वह पानी का रंग भी वही हो जाएगा और पानी का स्वाद भी वही हो जाएगा। पानी को जिस तरीके के पात्र में हम स्टोर कर देंगे, पानी का आकार भी वही हो जाएगा। फिर एक बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में अगर मैं देखूं, जितनी पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड जो फैला हुआ है, इस पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो टोटल 71% एरिया पर जल फैला हुआ है। कितने भाग पर, 71। और 29% एरिया पर आपका स्थल है, याद रखना। ये पूरी दुनिया में अगर बात करी जाए, पूरी दुनिया में जल फैला कितने पे है, तो 71% भाग पर, और स्थल कितने पे है, 29% पे। ये सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। अगर कोई कहे कि जल 71% का सेंस क्या है, एक एक वर्ड को मैं बहुत प्यार से समझाना चाहूंगा जिससे आप विधिवत ढंग से समझ सकें, पेपर में अगर सवाल है तो उसे निपटा सकें। 71% का आशय यह है कि अगर मान लीजिएगा ये पूरे वर्ल्ड जो है, अगर ये 100 किलोमीटर पे है, अगर ये पूरा वर्ल्ड 100 किलोमीटर का रेंज को कवर किया है, तो उसमें 71 किलोमीटर पर पानी पानी होगा और 29 किलोमीटर पर स्थल होगा, जिसपे हम जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पतियां उगी हुई होंगी या निवास कर रहे होंगे। बाकी 71% एरिया जो होगा जल से पूरी तरीके से जलमग्न होगा। इसमें जली जीव जंतु वगैरह निवास कर रहे होंगे या वैसे खारा पानी के तौर पर भरा पड़ा होगा। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो 71% जल है, इस 71% जल में से अगर कहा जाए तो इनमें लगभग 97.2% पानी जो है एक खारा है। कैसा है? खारा। और इसी में से अगर देखा जाए 2.8% जल जो है, ये याद रखिएगा, ये मीठा है। मीठा या मृदु जल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे खारा या लवणीय जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खारा या लवणीय जल बोलते हैं। इसे लगभग में अगर बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में अगर जब हम इसे लिखते हैं तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में इसे लगभग लिख देते हैं 97%, और इसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में याद रखिएगा लगभग 3% लिखते हैं। अधिकांशतः पेपर में 3% ही लिख करके आता है, लेकिन एग्जैक्ट मान मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है पेपर में एग्जैक्ट मान क्यों, और अगर बढ़ जाए तो आप बता सके। तो अब अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कितने एरिया पर पूरे, या अगर कहा जाए संपूर्ण ब्रह्मांड में, यानी पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पर, मतलब पूरी दुनिया जो उसमें कितने % भाग पर पानी भरा हुआ है? 71। कितने % भाग पर स्थल है? 29। कंफर्म हो गया? फिर अगर बात करिए खारा जल उनमें से कितना है? 97.2। और आपका मीठा या मृदु जल कितना है? तो वो भी आपको पता हो गया, मीठा या मृदु जल लगभग 3% है। कितना बेटा? लगभग 3%। एक एक बातों को आपको विधिवत समझना है। मैं पूरा आपका पूरा नोट्स भी बनवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। अब याद रखिएगा बेटा, एक खारा जल को जो होता है इस समुद्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? समुद्र में। और मीठा जो जल होता है ये नदियों में मिलता है, तालाब में मिलता है, झील में मिलता है, ग्लेशियर पर बर्फ के रूप में जमा है, ग्लेशियर पर बर्फ के रूप में, और भूमिगत जल भी जो है, भूमिगत का मतलब समझते हो ना, जो पानी नल से हम निकालते हैं, जो मिट्टी जमीन के अंदर है, ये सब जो आते हैं ये मृदु जल आते हैं। मृदु जल के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं H2O, अर्थात इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिले होते हैं, याद रखना। और जबकि खारा जल जो होता है, मीठा जल, खारा जल जो होता है, लवणीय जल जो होता है, इसे याद रखना भारी जल भी हम कह सकते हैं। कैसा जल? भारी जल। और भारी जल को हम लिखते हैं D2O। क्या लिखते हैं? D2O। और इसमें जो मिला हुआ होता है, याद रखना, इसमें मिला होता है सोडियम क्लोराइड,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या क्या मिला होता वो मैं बता रहा हूं। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें मिली हुई होती हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप बतला लीजिएगा क्या क्या मिला होता है, ये जानना भी हमारे और आपके लिए जरूरी था। बातें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? यहां तक बातें समझ में आ गई? तो अब एक बार इतना ब्रीफली मैं रिविजन्स कर दे रहा हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए जल क्या है तो कह दीजिएगा शुद्ध जल एक स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है तथा पानी का कोई आकार भी नहीं होता। पानी को जिस पात्र में हम रखते हैं वही उसका आकार हो जाता है। पानी में जिस पदार्थ को हम जिस रंग को मिलाते हैं पानी उसी रंग में रंग उठता है, अर्थात उसी रंग को एब्सॉर्ब कर लेता है। पूरी दुनिया जितनी है, इस पूरी दुनिया में पानी 71% एरिया पर है, अर्थात 3/4 भाग पर, अर्थात 3/4, हो सकता है कभी कभी 3/4 भी लिखा हो। बाकी का रेस्ट एरिया जो है 29%, उस पे 3/10 भी या कह सकते हो 1/4 एरिया पर स्थल है, अर्थात पृथ्वी है, अर्थात जमीन है, भूमि है। अब जो 71% पानी है इनमें से आपको मैंने बताया लगभग 97% पानी बिल्कुल खारा है, अर्थात नमकीन है, जो कि जो जंतुओं के लिए या वनस्पतियों के लिए मानव उपयोग के लिए नहीं है, ना तो कृषि योग्य है ये पानी। बाकी का जो 3% जल बचा हुआ है उसी जल पर हमारा पूरा जीवन जो है, याद रखना, जो 3% जल है जिसे मीठा जल या मृत जल के नाम से जानते हैं, जिसे H2O के नाम से लिखते हैं, जो नदियों, झीलों, तालाबों व ग्लेशियरों या भूमिगत जल के रूप में है। इनमें से भी मैंने ये आपको बताया कि इनमें से मात्र 1% पानी है जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, और 2% पानी इसमें भी आज ग्लेशियरों पर जमा हुआ है, बर्फ के रूप में, जो धीरे धीरे पिघल करके झरनों के माध्यम से नदियों में आता है। बाकी तो अभी जमा हुआ है पूरा। तो 1% पर हमारा जीवन निर्भर है। सोच सकते हो कि पानी की वैल्यू कितनी ज्यादा हमारे जीवन में है। उनमें से भी जो 1% पानी होता है उनमें से भी मैं आपको बता दूं 70% जो होता है कृषि में चला जाता है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि मीठा जल का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है तो कृषि के क्षेत्र में होता है सबसे ज्यादा। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे पूछा जाए मीठा जल के प्रमुख स्रोत तो ये सारे हैं। खारे जल के प्रमुख स्रोत समुद्र। खारा जल को भारी जल बोलते हैं। इसमें याद रखिएगा इस साबुन के साथ कभी झाग नहीं बनाते हैं, और इस साबुन के साथ झाग बनाते, झाग का मतलब समझते हैं, तो कपड़े धुलते जो फेना टाइप में आता है उसी को हम झाग बोलते हैं। एक कभी साबुन के साथ झाग नहीं बनाते। इतनी बातें कंफर्म होगी। इसमें मिला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें इसके अंदर पूरी पूरी मिली हुई होती है। अब एक बात मैं यहीं पर आपको बतला दूं, जहां तक खारे पानी की बात आती है, एक आपने सुना होगा मृत सागर का नाम। क्या सुना होगा? मृत सागर। नोट्स आप बनाते चलिएगा, मैं ब्रीफली बोलते हुए सारे चीज चल रहा हूं। अगर एक सुना होगा आपने मृत सागर तो उसके बारे में बता दूं। मृत सागर जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। मृत सागर कहां? इजराइल जॉर्डन में पाया जाता है। इजराइल और जॉर्डन में जो ये मृत सागर है इसमें ये माना जाता है कि इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक है। क्या सुना? इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक है। यानी इतना ज्यादा नमकीन है, इतना ज्यादा एक खारा है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो गई, अर्थात घनत्व तो इसका बहुत ज्यादा है। और इसकी इतना ज्यादा घनत्व होने के कारण इस पर अगर इसके जल में कोई इंसान अगर कूद जाए और उसको तैरना भी नहीं आता तो कभी डूबेगा ही नहीं, अर्थात इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, जब जल का घनत्व उस वस्तु के घनत्व से ज्यादा हो जाए जो इसमें डुबोई जा रही है तो वह वस्तु कभी डूबेगी नहीं, हमेशा तैरती रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक गिलास में पानी लीजिए और एक दूसरे गिलास में पानी लीजिए। पहले वाले गिलास में क्या करिए, एक नींबू डाल दीजिए और दूसरे वाले गिलास में भी एक नींबू डाल दीजिए। अगर पानी दोनों तरीके से साफ है, बिल्कुल नल से पानी निकालिए ताजा, दोनों गिलास में भरिए। एक गिलास आप ये लीजिए, ठीक है, एक गिलास आप ये लीजिए, दोनों गिलास में शुद्ध पानी भरिए, ठीक है, इसमें भी शुद्ध पानी भरिए।
इसमें जो पानी भरे उसमें नमक डाल दो। अब याद रखिएगा जिसमें नमक डाला है इसमें अगर नींबू डालोगे तो ऐसे ऊपर तैरता रहेगा, और इसमें अगर नींबू डालोगे नीचे आके बैठ जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल की डेंसिटी जो है वो कम है, जिसकी वजह से नींबू आकर के धंस गया। लेकिन याद रखना जब पानी में नमक मिला दोगे इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इसका नींबू से इसका घनत्व तो क्या हो गया, पानी का ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अब ये नींबू को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर देगा, ऊपर चले जाएगा, डूबेगा ही नहीं। अब समझ में आ गया? यही वजह है कि जब यहां पर आते हैं मृत सागर में, तो इसमें भी लवणता बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा मात्रा में, लवणता बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर किसी इंसान को इसमें कुदाया जाता है तो इंसान कभी इसमें डूबता ही नहीं, इसके ऊपर ही चलता रहता है, लगता ही नहीं वो पानी में जा रहा है। तो याद रखना ये सवाल आपके सीटेट पे पूछा भी गया है। तो अब याद रखिएगा मृत सागर में 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। डेंसिटी इतनी ज्यादा होने के कारण कोई इंसान अगर इस पानी में जाता है तो वो डूबता ही नहीं है, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है इंसान की, और पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मृत सागर के बारे में भी आपने सुन लिया। नोट्स आप बनाएंगे, मैं ब्रीफली लेक्चर देते हुए जा रहा हूं, नोट्स आप ब्रीफली बताते चलिएगा। आगे चलो, एक और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। एक और सुना होगा, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत अच्छे से बताऊंगा हर बात। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, इसको भी बता देता हूं। याद रखिएगा बेटा, मैंने पहले ही आपसे कहा पानी का कोई रंग होता नहीं है, पानी में जो रंग हम मिलाएंगे उसी रंग में पानी रंग उठता है, पानी का तो अपना रंग कोई होता ही नहीं है। तो कहोगे फिर ये नीला क्यों दिखाई दिया? तो याद रखना बेटा, जो ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश मतलब जो सूर्य से जो रोशनी हमें मिलती है इसे श्वेत प्रकाश बोलते हैं। इन श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले हुए हैं, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर। ठीक है, ये 7 रंग है। हिंदी में आप बोलते हैं बैनी, आ, पीनाला। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं, जिनमें जो सबसे लास्ट वाला रंग है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होने का मतलब है इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो बहुत दूर तक जाता है, और जो सबसे स्टार्टिंग में है इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अर्थात सबसे कम होते हैं, इसकी जो रोशनी होती है बहुत कम दूरी तक जाती है। आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों में या सिग्नलों में या ट्रेन के पीछे जो डिपर लाइट लगी हुई होती है उसे रेड कलर का लगाया जाता है, सिग्नल को भी रेड कलर का रखा जाता है। अब कहोगे क्यों? आपने देखा होगा इसलिए इसे ऐसे रखा जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, बहुत दूर से दिखाई दे देगा, और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, बहुत कम दूरी पर ही जाने के बाद इसका कलर बहुत डल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसकी रोशनी दूर तक नहीं जाती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम है और इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है। अगर ये भी सवाल पूछा जाए गाड़ियों के सिग्नलों में, गाड़ियों के डिपर लाइट में, सिग्नलों में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे दूर तक जा सकता है, सबसे दूरी से इसे देखा जा सकता है, और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और ये बहुत कम दूरी तक जाता है, जिसकी वजह से दूर से नहीं दिखाई पड़ेगी, इसलिए इसको नहीं लगाते हैं। अब याद रखिएगा यहां पर भी इस श्वेत प्रकाश में अगर देखा जाए तो लाल के जो कलर है इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मींस अंदर की ओर चले जाते हैं, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि इनकी तरंग दैर्ध्य बैगनी नीला वगैरह जो है इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, ये पानी में रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यही नीला नीला हमें समुद्र का पानी दिखाई पड़ता है। अब समझ में आ गया? लेकिन याद रखना जिसे अटलांटिक महासागर बोलते हैं या अंध महासागर बोलते हैं, उसका रंग अगर पूछेगा हरा क्यों दिखाई देता है, तो वो भी मैं बता दूं क्योंकि उसमें ये कहा जाता है उसके जो तली है उसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधे वगैरह हैं, ग्रीन टाइप के, बहुत ग्रीन ग्रास हैं, पेड़ पौधे ग्रीन के छोटे मोटे हैं, वनस्पतियां छोटी मोटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे गल रही होती है, सड़ रही होती है, तो उनमें क्या होता है कि जो पीला वाला रंग होता है वो पानी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो क्या होता है कि श्वेत प्रकाश में जो ब्लू वाला कलर है उसके साथ एक क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके उसे क्या बनाता है, हरा बना लेता है। अब समझ में आ गया? तो अगर हमसे पूछा जाए अटलांटिक महासागर का कलर हरा क्यों दिखाई देता है तो वो भी आपको पता हो गया। इतनी बातें आशा करता हूं यहां तक कंफर्म हो गई हैं सभी बच्चों को। अगर फिर भी हमारे किसी नादान बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स अगर है तो हमसे बता सकता है। इतनी बातें हो गई तो आगे चलो, मजा आ रही होगी। अब एक बात बता दूं, क्वथनांक आपने सुना है?
पूरा का पूरा वो टॉपिक में पढ़ा देता हूं जो टेट, सीटेट, सुपर टेट में आपके सिलेबस में है। साथ से ही यही वनडे कॉम्पिटिशन से में भी पेपर में आते, क्योंकि मैं तो वनडे कॉम्पिटिटर हूं, डिफरेंट परीक्षाएं मैं देता रहता हूं। उन सभी परीक्षाओं के अंदर मैंने इसे देखा है, पेपर में आए हुए ये सवाल है। आशा करता हूं आने वाले दिनों में भी ऐसे सवाल दें। क्वथनांक, याद रखना क्वथनांक जो होता है जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह टेम्परेचर जिस पर पानी पूरी तरीके से उबलने लगता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, अर्थात क्वथनांक बोलते हैं। अगर पानी को अगर आप रखते हैं किसी भगोनी वगैरह के अंदर, उसे उबालते हैं, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा वैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा और तेजी से वाष्पित होने लगेगा, तेजी से वाष्पित होने लगेगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सब सवाल याद रखना, पेपर एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में आ सकते हैं। हाँ ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट को ये सारे क्वेश्चंस पता होंगे क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, लेकिन एग्जाम्स में कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगे, उन्हें भी पता हो जाए। जिन्हें पता है दैट इज अ गुड, जिन्हें नहीं पता उन्हें आप पता हो जाएगा। तो पानी का अगर पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो आप बता दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे हिंदी बोलते हैं क्वथनांक। और फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा जिसे हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक, यानी फ्रीजिंग। तो ए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा पानी जमने लगेगा और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा पानी तुरंत उबलने लगेगा। जब पानी यहां उबलने लगता है तो यहां पर इसका वाष्पीकरण सबसे तेज होने लगता है। वाष्पीकरण सबसे तेज होने का सेंस ये है कि यहां पर पानी भाप के रूप में बहुत जल्दी से बदलने लगता है, अर्थात गैसीय रूप में आ जाता है। जल है जो तीनों अवस्थाओं में है, ठीक है, ठोस में भी है बर्फ बनने के बाद, अभी आपका लिक्विड में है, और इसी को जब बॉयल करते हो, जब ये वाष्प बनने लगता है तो गैसीय रूप में आ जाता है। बात समझ में आई? और पानी वगैरह जो होता है आपको पता है अच्छे तरीके से, जब इसका धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तभी इनका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण तो वैसे भी होता रहता है, ऐसे ही पानी देखो छत पे आपके पड़ा है, धीरे धीरे देखो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उड़ जाता है वाष्प बन करके, तो धीरे धीरे भी होता रहता है। थोड़े भी टेम्परेचर पर वाष्पीकरण हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जब 100 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री पहुंचेगा टेम्परेचर तभी होगा, कम टेम्परेचर पर भी होगा लेकिन तब बहुत स्लो हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत तेजी से होने लगता है। बात समझ में आ गई? और यही आपको पता है कि जब पानी का वाष्प होता है यही जाकर बादल बनता है, फिर बादल बना करके दोबारा बारिश करवा लेता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अगर आपसे पूछेगा पानी का घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, तो पानी का, यह सवाल पूछा गया एसएससी में, पानी का, और बहुत पेपर पूछा गया है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह सवाल एसएससी में पूछा गया, तो मैं परीक्षा के अंदर सम्मिलित हुआ था कि क्या कारण है बर्फ जमने के बाद भी उसमें रहने वाली मछलियां मरती नहीं है। यह सवाल पूछा गया था, क्या कारण है बर्फ जम जाने के बाद भी, क्योंकि आपको पता कश्मीर वगैरह में जो ऊलर झील है, डल झील है, ताजे पानी की, मीठे पानी की झीलें हैं, सब इनके अंदर जो मछलियां वगैरह हैं, ठंडी में आपने देखा होगा तेज ठंड जब पड़ने लगती है डल झील वगैरह जमने लगती है, पूरी तरह से बर्फ बनने लगती है, लेकिन इसमें रहने वाली मछलियां फिर क्यों नहीं मरती? क्योंकि याद रखिएगा जब 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आता है तो धीरे धीरे पानी क्या होता है? जमना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पर जब तक पूरा पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस और नीचे का पानी जमता नहीं, पूरा ऊपर की सतह जम जाती है, नीचे का पानी जमता नहीं, वहीं जाकर क्यों बची रह जाती है। तो ये सवाल सीधा है, पानी का घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जब तेज पानी, जब टेम्परेचर काफी गिरने लगता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की ऊपरी सतह धीरे धीरे जमने लगती है, और ऐसे ही जितना पूरा का पूरा टेम्परेचर 4 तक बना, नीचे का पानी बच जाता है। समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे किसी बच्चे को। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जिससे कि आप समझ पाए चीजों को और एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं और पेपर में बना पाए। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। अगर पानी बेटा गंदा हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है, तो दूषित पानी पीने से तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। ठीक है, दूषित पानी पीने से तरह तरह की बीमारियां हमें होती हैं, इसलिए हमेशा हमें साफ पानी पीना चाहिए। साफ पानी, शुद्ध पानी पीना चाहिए। इसीलिए देखो जब हम अक्सर बीमार वगैरह होते हैं और कोई केसेस होते हैं तो कहा जाता है पानी को बॉयल करके पीजिए, उबाल करके पीजिए, क्योंकि जब उबाल करके हम पानी पीते हैं तो उसमें जो जीवाणु होते हैं हम उसे जीवाणु रहित बना लेते हैं। रहित का सेंस ये है कि बिना जीवाणु का, जो उसमें जीवाणु थे वो नष्ट हो गए अर्थात मर गए। तो पानी को कैसे हम जीवाणु रहित करते हैं उसे भी बताते हैं, और पानी को दूषित होने से क्या क्या बीमारियां होती है उसे बताते हैं। दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारी, दूषित पानी
पीने से होने वाली बीमारी, जब दूषित पानी पीते तो इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, ध्यान से सुनना। पहला तो पीलिया हो सकता है, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं आप, ये भी दूषित जल पीने से होता है। टाइफाइड, ये भी दूषित जल पीने से होता है। हैजा, ये भी दूषित जल। पेट में ऐंठन वगैरह जो होती है, यानी पेट का रोग जो होता है, पेट का ऐंठन वगैरह, पेट पे दर्द वगैरह जो होता है, वो भी इसी से होता है अगर दूषित जल पिएंगे आप। ठीक है। हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, जिससे आपका लीवर, हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस, इससे जिससे लीवर आपका डैमेज होता है, तो ये भी आपके दूषित जल पीने से ही होता है। और याद रखना, चर्म रोग भी हो सकता है दूषित जल से, थोड़ी सी चर्म रोग की भी समस्याएं आ सकती है दूषित जल पीने से। और चर्म रोग कैसा है, जिसको ब्लैक फुट वगैरह बोलते हैं, जिसमें पानी के आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा जब हो जाती है तो हमें ब्लैक फुट नामक रोग होने लगता है। ब्लैक फुट क्या है वो भी मैं भी आपको बता रहा हूं आगे, बेफिक्र रहिए। तो ये सारे रोग अगर दूषित जल हम पिएंगे तो दूषित जल पीने से ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकते हैं। और भी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि आप बोल सकते हो कि दस्त वगैरह की प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी इसी से होने लगती है। और भी कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, पीलिया जैसी बीमारी, टाइफाइड जैसी बीमारी, हैजा जैसी बीमारी, पेट का रोग मतलब पेट में ऐंठन वगैरह, दर्द वगैरह होने लगता है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी जिसमें आपका लीवर इन्फेक्ट हो जाता है, चर्म रोग जिसमें आपको मैंने भी बताया कि जैसे कि आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में पानी में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां ब्लैक फुट नामक हाथ वगैरह के एकदम रंग पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। आप भी दिखा देता हूं कैसे हो जाते हैं वो भी, और दस्त वगैरह की समस्या हो जाती है। अब याद रखिएगा, पानी में अगर जीवाणु है और जीवाणु रहित बनाना है, पानी को जीवाणु रहित बनाना, इनमें से ध्यान देना कैसे सवाल बनेगा वो भी मैं दिखाऊं। जीवाणु रहित बनाने हैं तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगी वो भी बताता हूं, लेकिन अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट सुने रहोगे ना, बहुत जबरदस्त बना लोगे। जल मैंने बहुत जबरदस्त आपको पढ़ा दे रहा हूं, ऐसे इन्वायरमेंट सारा मैं पढ़ा दूंगा। और जब इन्वायरमेंट एक बार पढ़ोगे ना, लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनोगे ना, मैं दावा करता हूं इन्वायरमेंट याद हो जाएगा। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं, एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिस्कशन कर रहा हूं, एक थीम क्रिएट कर रहा हूं, एक सीन क्रिएट कर रहा हूं, एक इमेजिन, एक फिगर बना रहा हूं कि कल के दिन अगर एग्जाम हॉल में बैठो ना, एक खूबसूरत सी क्लास आपके जहन में तुरंत लैंड कर जाए, आपको ये पूरी मूवीज नजर आने लगे, एक क्लास का शो आपको याद आने लगे, ये चीजें हाँ ऐसी मैंने पढ़ी थी और ये चीजें यहाँ पर ऐसे ही होगा। उस खूबसूरत अंदाज में इस पूरे पर्यावरण को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम्स के अंदर पर्यावरण में एक बेहतर स्कोर बना सके। ठीक है दोस्तों, और याद भी करा सके। तो सबसे पहले मैंने सबसे सरल तरीका बताया, पानी में जीवाणु रहित बनाने के लिए पहला काम है बॉयल करके, जिसको मैंने बताया उबाल करके, जो कि आपको पता है डॉक्टर्स वगैरह सबको यही सलाह देते हैं आम घरों के लिए। दूसरी बात अगर मैं कहूं, इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाकर, क्लोरीमैन भी होता है, फॉर्मूला भी मैं भी लिख दूंगा, जिसको आप दो तरीके से नाम बोलते हैं। ठीक है, पूरा बात बता रहा हूं। चलिए, क्लोरीन। तीसरा अगर मैं बात करूं पराबैंगनी किरणों से, सब बात समझा देता हूं, ध्यान समझना। पराबैंगनी किरणों, इनसे पानी को जीवाणु रहित बनाया जा सकता है। अब याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल पूछा भी गया है, पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, या कौन सा प्रयोग सबसे ज्यादा सुटेबल है। देखो, पानी को जब उबाल करके बनाते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्या? इसमें पानी हमारा स्वादहीन हो जाता है। अगर आप देखेंगे पानी में वो स्वाद नहीं मिलता। कभी कभी किसी को फीवर हुआ रहता है तो कहा जाता है भैया इनको पानी गर्मा करके उबाल करके पिलाइएगा। जब पानी आप उबाल करके पीते हो तो देखो, कहते हैं मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही, क्योंकि इस पे पानी में स्वाद ही नहीं आ रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती है। जब हम उबाल कर करते हैं, हाँ ये सही है कि बीमारी से मुझे बचा दिया, जीवाणु उसके नष्ट हो गए, बीमारी से बचा दिया, लेकिन समस्या है कि ये स्वादहीन हो गया। क्लोरीन, जब क्लोरीन मिलाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि इसमें केमिकल्स पानी में थोड़ा सा आ गया।
भाई जब क्लोरीन मिला दिए, ये ठीक है कि उसमें जो जीवाणु जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो मर गए, लेकिन उस पानी में कह सकते हो कि कुछ ना कुछ केमिकल की मात्रा आ गई जो कि हमें किसी ना किसी अन्य प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। आप अगर एक चीज देखे होंगे, वो भी मैं बताता हूं, स्विमिंग पूल नाम सुना है? स्विमिंग पूल में देखे होंगे जब पानी भरा हुआ होता तो ऐसा नहीं कि आज सुबह पानी भरे, शाम को उन्होंने पूरा पानी निकाल दिया, या आप गए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, बोले भैया हम नहाने के लिए आए, हमारी पूरी फैमिली नहाने के लिए आई है, आपका जो पैसा होगा देंगे, पूरा पानी निकाल दीजिए, मेरे लिए पानी दोबारा भर दीजिए। उसके लिए तो काम आसान नहीं है ना कि तुरंत आपके लिए निकाले पानी फिर भरे, फिर अगली फैमिली आई फिर बोले भैया पानी निकाल के भर दो। इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, कहां करेगा, कितना पानी बर्बाद भी होगा और कर भी नहीं पाएगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। ठीक है, तो क्या करता है, अब कहता भैया एक फैमिली सुबह नहाई थी, फैमिली दोपहर नहाई, अभी फिर नहाई, इतने ढेर सारे लोग नहा रहे हैं, सबके पसीने उसी में जा रहे हैं, सबके मैल उसी में जा रही हैं, तो पानी में धीरे धीरे बैक्टीरिया यानी जीवाणु तो हो ही जा रहे हैं। अब उनके हो जाने के बाद और फिर फैमिलीज जो आकर के उसमें नहा रही है, धीरे धीरे क्या होगा, किसी को खुजली होनी शुरू हो जाएगी, किसी को बीमारी होनी शुरू हो जाएगी उस पानी की वजह से। तो करता क्या है, उस पानी में क्लोरीन मिला देता है। पानी में जब क्लोरीन मिला देता है तो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार की खुजली वगैरह जैसी समस्याओं से आप मुक्ति मिल जाती है। अब बात समझ में आ गई? इसीलिए कहा जाता है कि अगर स्विमिंग पूल में आप डेली नहाएंगे तो सांवले हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन आपके रंग को डार्क कर देगा। बात समझ में आई? इसीलिए स्विमिंग पूल में ज्यादा नहाने से आप बचिए। ये भी बात समझ में आ गई? तो ये दोनों की क्या नुकसान है वो भी मैंने आपको बताया। यहां से स्वाद चला गया, यहां से कुछ गैसीय मात्रा आ गई। तीसरा है पराबैंगनी किरणें, जो कि थोड़ा कॉस्टली है और आसान नहीं है। जब बंद पानी की बोतल आप लाते हो ना, तो उसमें पराबैंगनी किरणों का ही मिलाया गया होता है। पराबैंगनी किरणों से ही पानी को उसमें जीवाणु मुक्त किया गया होता है। जब पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हम पानी को जीवाणु मुक्त करते हैं तो याद रखना, ना तो पानी का रंग बदलता है, ना तो पानी का स्वाद बदलता है, ना तो पानी में किसी प्रकार की स्मेल आती है। इसीलिए सबसे उपयुक्त विधि है पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए पराबैंगनी, जिसमें पानी स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन से भी बचा रहता है और पानी पूरी तरह से जीवाणु रहित भी बन जाता है। बंद बोतलों को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ही पानी का शुद्धिकरण हुआ होता है। अब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। लेकिन अगर पूछेगा पानी में खनिज की अशुद्धता दूर करने के लिए, ये तो समझ में आ गया जीवाणु की, खनिज की अशुद्धता को घटाने के लिए, तो याद रखना खनिज की अशुद्धता को कम करने के लिए, घटाने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? फिटकरी। ये भी पानी के शोधन के लिए सहायक है। पानी के शोधन के लिए ये भी सहायक है। जैसे पानी में मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह इन टाइप के मिले हुए हैं, तो उस समय पानी का अगर आपको शोधन करें, उसमें फिटकरी मिला दोगे तो खनिज जो होंगे वो जाकर के नीचे तली में बैठ जाएंगे और ऊपर का पानी आप ले लेंगे, जिसको बोलते हैं पानी फिरा गया, साफ हो गया है। अब बात समझ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे कभी कभी नया नया समरसेबिल लगता है, नया नया नल लगता है, तो देखे होंगे कभी कभी समरसेबिल या नल से पानी में बालू आने लगता है काफी ज्यादा मात्रा में। तो होता क्या है, आप पानी को भर करके देर तक रख देते हो तो धीरे धीरे बालू क्या होती है, जाकर के नीचे बैठ जाती है। लेकिन जब पानी में बालू नहीं, मिट्टी का थोड़ा सा आने लगती है, तो उस समय पानी को कितनी देर तक आप बंद करके रखे रहो, लेकिन देखो वो आपको मटमैला ही दिखता है। ऐसे मोमेंट में अगर उसमें ले जाकर के फिटकरी डाल देते हो तो याद रखो मटमैला रंग पूरी तरीके से नीचे हो जाकर मिट्टी को बैठा देगा और पानी आपका पूरी तरीके से ऊपर का पानी फिरा जाएगा, साफ दिखने लगेगा। आप समझ में आ गई पानी को कैसे आप जीवाणु रहित बनाएंगे और पानी को कैसे आप खनिज की अशुद्धता को दूर करेंगे। आशा करता हूं इतनी बातें यहां पर भी आपको जबरदस्त अंदाज में समझ में आ गई होंगी मेरे बच्चों। चले बोलो बेटा, एंजॉय आ रहा है? चलिए देखते हैं आगे, कुछ और खूबसूरत सवाल करते हैं यहां से। अब याद रखिएगा बेटा, अगर ये पानी जो है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, अगर ये पानी जो है हमारे आसपास फैला हुआ हो, तो कहा जाता है जब पानी हमारे आसपास फैला हुआ होता है तो उस समय याद रखिएगा बेटा, जब पानी हमारे आसपास फैला हुआ होता है तो कहा जाता है उस पानी में जा करके मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। क्या डाल देना चाहिए? मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। जब मिट्टी का तेल डाल देंगे वहां पर, तो उसमें जो मच्छर के अंडे और लार्वा होते हैं वो पूरी तरीके से नीचे जाकर के दब जाएंगे, बैठ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर नए मच्छर वहां पनपने नहीं पाएंगे। और अदरवाइज यही मच्छर जो होते हैं,
ये आपकी मलेरिया के मुख्य कारण बनते हैं, मांस में चिकनगुनिया के मुख्य कारण बनते हैं, डेंगू के मुख्य कारण बनते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के आपके आसपास अगर गंदा पानी है, अगर आज आपके आसपास कोई गंदा पानी है तो उस गंदा पानी से कोशिश करिए, जो नाली से निकल रहे हैं पानी, इस टाइप के पानी के लिए बरसात के पानी इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे साफ सफाई रखिए और उसमें बीच बीच में मिट्टी के तेल का छिड़काव करते रहिए। जब मिट्टी के तेल का आप छिड़काव करोगे तो उसपे मच्छर जो होते हैं गंदे पानी पे ही रहते हैं, तो उसी पे अपने अंडे देते हैं, उसी पे उनके लार्वा पनपते हैं। तो अगर वहां पर जाकर के आप क्या करोगे पता है, वहां पे जाकर के क्या करोगे पता है, मिट्टी का तेल जब डाल दोगे तो पूरी तरीके से लार्वा नीचे बैठ जाएंगे। अब याद रखना, अगर आपसे सवाल पूछे मलेरिया फीवर होने का मुख्य कारण, इन मच्छर से मलेरिया, चिकन पॉक्स, डेंगू जैसे बीमारियां होती, मलेरिया होने का मुख्य कारण मादा एनफ्लीज मच्छर जब आपको काटता है, कौन सा, मादा एनफ्लीज मच्छर जब काटता है तो याद रखिएगा आपको हो जाता है मलेरिया। और मादा एनफ्लीज जब मच्छर काटता है और आपको मलेरिया हो जाता है तो ऐसे मोमेंट में आपको सिनकोना की छाल को उबाल करके पीना होता है। सिनकोना की छाल को उबाल करके पीते हैं। अब तो क्या हुआ, अब इसकी गोलियां भी आने लगी हैं, जिन गोलियों को खा करके हम पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। याद रखिएगा, आज की जो क्लास इन्वायरमेंट की मैं करा रहा हूं, या इसके पहले भी जो मैंने मैथमेटिक्स की क्लास कराई है, ये दोनों क्लासेस अपने एक चैनल से करवाया हूं, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी। चैलेंजर डिफेंस एकेडमी चैनल यूट्यूब का है, आज ही मैंने इसे क्रिएट किया है यूट्यूब पर, और इस पर से आज मैं अपनी 2 क्लासेस में डिलीवर्ड कर रहा हूं, जिसमें एक क्लास मैंने मैथमेटिक्स का डिलीवर्ड किया हूं एवरेज की, और दूसरी क्लास में यहां से डिलीवर्ड कर रहा हूं इन्वायरमेंट की। तो अभी इस चैनल को प्रमोशंस करने के लिए 2, 4, 5 क्लासेस पे मैं डिलीवर्ड कर रहा हूं, बाकी की क्लासेस ऐप पर ही आएंगी जो कि कंप्लीटली पेड होगी, ठीक है। और इस चैनल पे भी नया चैनल मैंने क्रिएट किया, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी, जिसमें टोटल में डिफेंस के बच्चों को पढ़ाने के लिए उस चैनल को बनाया गया है, उस पर सारी क्लासेस आएंगी फ्री वाली डिफेंस की। लेकिन जो आप लोगों की क्लासेस है पेड वाली, वो सब एप्लीकेशन पर आएंगी, ठीक है। और बाकी जो फ्री क्लासेस आप लोगों की वनडे कॉम्पिटिशन की, वो चैलेंजर पॉइंट वाले यूट्यूब चैनल पर आएंगी। इतना समझ में आ गया बेटा। मैंने बताया कि मच्छर काटने से एक और बीमारी फैलती है जिससे हम डेंगू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंगू। डेंगू जो होता है, डेंगू हो गया, ये भी मच्छर के काटने से होता है। इसमें एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगर ये भी सवाल आए तो याद रखना, इसे बोलते हैं एडीज मच्छर के काटने से। डेंगू जो होता है एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। इसमें वही पूरी बुखार की दवा चलती है, याद रखिएगा। ये भी बातें आपको समझ में आ गई? बोलो मेरे बच्चों, आशा करता हूं क्लास भी समझ में आ रही होगी, चीजें भी बेहतर चल रही होंगी। नोट से पूरी बना लीजिएगा। क्लास में बहुत जबरदस्त अंदाज में आज के करा रहा हूं। इन्वायरमेंट में आपको भरपूर एंजॉय आएगा, लगेगा कि हाँ हमने इन्वायरमेंट कहीं पढ़ा था, और इन्वायरमेंट इतना जबरदस्त अंदाज में कराऊंगा कि आप मुरीद हो जाएंगे इन्वायरमेंट के। चलिए अब और आगे बात बताते हैं। इसमें एक चीज और मैंने बताया, देखो 3 टाइप्स की चीजें बताया। गंदा पानी पीने से क्या प्रॉब्लम है, फिर जीवाणु रहित पानी पीने से क्या प्रॉब्लम है, उनके जीवाणु को कैसे दूर किया। कुछ खनिज धातुएं भी हैं जिनकी अधिकता से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब हमारे पानी में उन खनिज धातुओं की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तब भी हमें प्रॉब्लम होने लगती है। वो क्या क्या ऐसी धातुएं हैं खनिज की जो पानी में ज्यादा हो जा रही हो, जिसके कारण से हमें समस्याएं हो रही हैं। तो ध्यान से सुनना। पहली खनिज धातु का नाम मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, जो अभी आर्सेनिक बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी, अन्य एग्जाम में भी, जिसे हम संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या। हो सकता है कुछ लोग इसे ना जानते हो, पश्चिम बंगाल में संख्या भी बोलते हैं इसे, आर्सेनिक। जब पानी आर्सेनिक है ना, एक बात बता दूं, आर्सेनिक इतना खतरनाक होता है, अगर किसी इंसान के खाने में अगर आप आर्सेनिक मिला दोगे तो इंसान पल भर में मर जाएगा, और पता भी नहीं चलेगी उसे कौन सा जहर दिया गया, उस जहर का असर भी नहीं पता चलेगी। इतना खतरनाक है आर्सेनिक, ठीक है। खाने में जब मिला दिया जाता है तो पता ही नहीं चलता, ना तो खाने का रंग बदलता है, ना तो खाने का स्वाद बिगड़ता है, पता ही नहीं चलेगी इस खाने में कुछ मिलाया गया, टेस्ट में पकड़ में नहीं आएगा, और इंसान की जान थोड़ी देर में ले लेता है। और यही आर्सेनिक जो है, पश्चिम बंगाल के भूमिगत जलों में आर्सेनिक की मात्रा आ गई है ज्यादा।
यही आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा आ जाने से ब्लैकफुट नामक समस्याएं भी वहां पे लोगों को होने लगी, यानी हाथ वगैरह एकदम छाले पड़ जा रहे, एकदम काले पड़ जा रहे हैं, पैर वगैरह एकदम छाले पड़ जा रहे, मोटे मोटे काले पड़ जा रहे, इस तरीके की समस्याएं हो रही। तो अगर आपसे पूछेगा पानी में आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा भारत में कहां है, तो भारत में अगर पूछे सबसे ज्यादा कहां है तो कोलकाता। कहां है? कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल हम के अंदर आता है। और पूछे यूपी में सबसे ज्यादा कहां है, तो उन्नाव में। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैं आपको बताया ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आर्सेनिक की मात्रा भारत में पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। यूपी में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, उन्नाव में। ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में शुद्ध जल को पिलाने के लिए अभी यहां पर, ठीक है, 200 करोड़ रुपए का, ठीक है, जो है विश्व बैंक ने अनुदान दिया कि पानी का वहां शुद्धिकरण करिए, कई जिले के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा भयंकर विकराल रूप ले चुका है, उन लोगों को शुद्ध पानी पिलाइए। अब अगर पूछे पानी में फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा कहां है, फ्लोराइड की मात्रा, तो फ्लोराइड की मात्रा पानी में अगर सबसे ज्यादा जहां है वो है बिहार। ठीक है, अब याद रखिएगा बेटा एक और इसी से रिलेटेड मैं बता देता हूं, पानी में जब पारा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, किसकी? पारा की, इससे जो रोग होता है उसे बोलते हैं मिनीमाता रोग। क्या बोलते हैं? मिनीमाता रोग। ठीक है, पानी में अगर पारा की अधिकता सबसे ज्यादा हो जाए इसे बोलते हैं मिनीमाता रोग। है क्या? इसकी भी पूरी कहानी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आप समझ पाए। मिनीमाता जो है जापान की एक जगह का नाम है। जापान की जिस जगह का नाम मिनीमाता है, ध्यान सुनिएगा, जापान की जिस जगह का नाम मिनीमाता है, यहां पर क्या हुआ कि पानी में पारा की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि वहां के लोगों में एक तरीके से महामारी फैल गई और उससे लोग इतने घबरा गए, इतने डर गए, कुछ स्थान को छोड़ करके भागने लगे और उसी स्थान के नाम पर ही इस बीमारी का नाम भी रख देगा मिनीमाता। तो याद ना, पानी में जब पारा अर्थात मरकरी जिसे हम लिखते हैं Hg की मात्रा जब सबसे ज्यादा होने लगती है तो हो जाता है मिनीमाता रोग। इसको दूर करने के लिए नेशनल स्तर, इंटरनेशनल स्तर पर पानी में पारा की अधिकता को कम करने के लिए, लोगों को उससे बचाने के लिए, इस भयंकर बीमारी से, इसके लिए एक संधि होती है जिसे बोला मिनीमाता संधि। ठीक है, जिसमें ये चर्चा होती है कि पानी में जहां जहां पारा की मात्रा ज्यादा है उसको कैसे जांच की जाएगी और कैसे उसकी अशुद्धता को कम किया जाएगा या दूर किया जाएगा जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। तो मिनीमाता संधि जो होती है 2010 में होती है जापान में। क्या होती है? जापान में। भारत भी इस पे हस्ताक्षर किया हुआ है, याद रखिएगा। तो मिनीमाता संधि 2010 में जापान में होती है, भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन हो गया? ठीक है, एक अच्छी क्लास आज जल्द खत्म कर दूंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं सारे के सारे मैं बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो भी बता दूं। कहा गया बेटा जल को संरक्षण करने के लिए कोई नियम बनाया जाए, जल संरक्षण अधिनियम। क्योंकि जल जो है हम इंसान जीव जंतु वनस्पतियों के लिए पूरी तरीके से जीवनदायी है। बिना जल के ही हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। हम जी नहीं सकते बिना पानी के, खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से। तो भाई पानी का कोई दुरुपयोग न करने पाए, पानी का दुरुपयोग न होने पाए, उसका गलत इस्तेमाल न होने पाए, उसे कोई गंदा वगैरह ना करे, इन सभी चीजों को बचाने के लिए जल संरक्षण अधिनियम बनाया गया भारत में। और जल संरक्षण अधिनियम भारत में बना 1974 में। तो अब ये सवाल अगर पूछेगा कि भारत के अंदर जल संरक्षण अधिनियम कब बना, 1974 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही हैं, डायरेक्ट और पेपर में पूछे जा सकते हैं। जल संरक्षण अधिनियम कब बना भारत के अंदर, 1974 में। अगर आपसे पूछेगा वाटर सेस एक्ट कब आया भारत में, जल उपकर जिसे बोलते हैं, वाटर सेस एक्ट यानी जल उपकर, वाटर सेस एक्ट जो बना भारत में 1977 में बना। कब बना? 1977 में।
समझ में आया? इसमें जल को बचाने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए बाकायदे नियम कानून तैयार किए गए। इसमें जल पर एक तरीके से कर लगाया गया, उसके बारे में टोटल बात करी गई। तो वाटर सेस एक्ट 1977 और जल संरक्षण अधिनियम आया 1974 में। अब एक बात मैं और आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग के जानने के लायक है और पेपर में आ भी सकता है यहां से सवाल। एजेंडा 21 की बैठक जब हो रही थी 1992 में, याद रखना, एजेंडा 21 की बैठक 1992 में जब ब्राजील में हो रही थी या हुई थी, इसी कॉन्फ्रेंस में यूएन ने, याद रखिएगा, जल दिवस मनाने का निर्णय लिया था। विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? एजेंडा 21 की जो बैठक हुई थी सन 1992 में ब्राजील में, ठीक है, तो यहीं पर यूएन ने विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया। और पहली बार अगर विश्व जल दिवस कब मनाया गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली बार विश्व जल दिवस जो मनाया गया 1993 में। ये भी सवाल अगर पूछेगा तो बता देना, पहली बार विश्व जल दिवस जो मनाया गया 1993 में। और भारत का जो जलमैन कहा जाता है, भारत का जलमैन जो कहा जाता है, ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। इसको कहा जाता है, ये हमारे बागपत यूपी के रहने वाले हैं। कहां के? ये बागपत यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, राजेंद्र सिंह। और तरुण भारत संघ के चेयरमैन भी हैं, तरुण भारत संघ के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। भारत का जलमैन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह को, जो तरुण भारत संघ के चेयरमैन भी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले रहे, ठीक है। एक तरीके से पर्यावरण के लिए काम करने वाले इंसान है। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन यहां तक बच्चों? जो भी, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, जल दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। एक भी सवाल छूटने ना पाए यार, इसलिए मैं चाहता हूं 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष। और इस बार इसका थीम जो था, इस बार अर्थात 2021 में जो इसका थीम था वो था वैल्यूइंग वाटर, यानी जल के महत्व को आम लोगों को समझाना, जल के महत्व को आम लोगों को समझाना, ये था इसका थीम। जल के महत्व को आम लोगों को समझाना, ये इसका थीम था कि भाई जल की क्या उपयोगिता है, इसे हमें कैसे बचाना है, कैसे रखना है, ये इसका इस बार थीम था। तो आशा करता हूं जल से रिलेटेड जितनी भी बातें होनी थी वो सारी बातें मैंने कर लिया, कि भारत का जितनी भी बातें जल चैप्टर से आनी थी वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया। कल एक नया चैप्टर इन्वायरमेंट स्टडी का पढ़ेंगे, ठीक है। कल कोशिश करूंगा मिनिमम 3 क्लास लेकर के आऊंगा, एक इन्वायरमेंट स्टडी का लेकर के आऊंगा नया चैप्टर का, ठीक है, और एक क्लास लेकर के आऊंगा करंट अफेयर्स का, और एक क्लास लेकर के आऊंगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जहां तक आज पढ़ाए थे उसके आगे लेके चलेंगे, इन्वायरमेंट पे जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लासेस से हम विदा लेते हैं। एक क्लास हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, आपको बता दूं, और एक क्लास हमारे जो है नए यूट्यूब चैनल चैलेंजर पॉइंट डिफेंस एकेडमी पर भी पब्लिक कर दी गई है, अर्थात फ्री कर दी गई है। वहां पर भी इस क्लास को जाकर के आप देख सकते हैं। चैलेंजर डिफेंस एकेडमी नया यूट्यूब चैनल है जिसमें आने वाले दिनों में केवल डिफेंस परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को क्लास करवाई जाएगी। आज ही उस चैनल को मैंने क्रिएट
क्रिएट किया है, लेकिन अभी उस चैनल का अनाउंसमेंट नहीं किया है, डायरेक्ट उस पर एक क्लास ही कराया हूं, अनाउंस चैनल का नहीं किया गया, अर्थात किसी को सब्सक्राइब करने या जैसे और सारी चीजों की मैंने बात नहीं करी, ठीक है, इसलिए कि कुछ प्रमोशन करना नहीं था, क्योंकि अभी संस्थान बंद है, डिफेंस के कोई एग्जाम होने नहीं थे, तो खाली बैठा था, इसलिए मैंने चैनल को क्रिएट कर दिया। लेकिन आने वाले दिनों में यूपीएसआई, एसएससी जीडी की जो क्लासेस होंगे वो चैलेंजर डिफेंस एकेडमी पर ही आया करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो होंगी, जो पेड क्लासेस होंगी वो ऐप पर आएंगी, और या तो यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर टेट, यूपी ट्रिपल एससी की जो क्लासेस हुआ करती हैं ये चैलेंजर पॉइंट पर फ्री आएंगी जो यूट्यूब पर, बाकी क्लासेस ऐप पर जो आएंगे वो पेड रहेंगी। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, और आज की क्लास जैसी लगी हो मुझे जरूर टेलीग्राम पे मैसेज करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आशा करता हूं शायद 2020-21 में इन्वायरमेंट की हमारी पहली क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो हमें जरूर बताइएगा, अगली क्लास भी आपके लिए मैं लेकर के इन्वायरमेंट का अवश्य आऊंगा, क्योंकि पढ़ाने में तभी मजा आएगा जब आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो जरूर बताइएगा।